हेलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डिक्टेशन राष्ट्रपति अभिभाषण की जो सीरीज़ है उसका डिक्टेशन होने वाला है, जो कि 2 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा। 80 शब्द वाली गति वाले डिक्टेशन को 65 मिनट में ट्रांसक्राइब करना है और 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले डिक्टेशन को 55 मिनट में ट्रांसक्राइब करके आपको पीडीएफ से अपनी गलतियां मिलानी हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अभिभाषण डिक्टेशन नंबर से मिल जाएगी। और आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। मेरी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से छात्रों के लिए एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली स्थापित कर रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। मातृभाषा में सीखने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न भर्ती परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं, जिससे भाषा संबंधी बाधाएं दूर हो रही हैं। बच्चों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए हैं। शोध करने में आसानी को बढ़ाने के लिए हाल ही में एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना शुरू की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय शोध सामग्री तक मुफ्त पहुंच प्रदान करती है। पिछले एक दशक में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उनकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया रैंकिंग में 163 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन ने शिक्षा के क्षेत्र में भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित कर दिया है। वह दिन दूर नहीं जब एक भारतीय नागरिक स्वदेशी रूप से विकसित गगनयान अंतरिक्षयान में सवार होकर अंतरिक्ष यात्रा करेगा। अंतरिक्ष में डॉकिंग की हालिया सफलता ने भारत के लिए अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। कुछ ही दिन पहले इसरो ने अपना 100वां प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया और उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर दिया। मैं इस उपलब्धि के लिए इसरो और देश के सभी नागरिकों को बधाई देता हूँ। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने देश में विश्व स्तरीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खेलो इंडिया योजना, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना और राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जैसी पहलें इस लक्ष्य को साकार करने में योगदान दे रही हैं। ग्वालियर में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक विशेष केंद्र खोला गया है। भारत की टीमें चाहे ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। हाल ही में भारत ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से हम एक मजबूत और सशक्त युवा शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, एक विकसित भारत के निर्माण में
किसानों, सैनिकों और विज्ञान के साथ साथ अनुसंधान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य भारत को वैश्विक नवाचार के महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त विज्ञान धारा योजना के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इंडिया एआई मिशन के शुभारंभ के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत के योगदान को और अधिक महत्व दिया जा रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उद्देश्य भारत को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी देशों में स्थान दिलाना है। मेरी सरकार ने जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 नीति शुरू की है। यह नीति अगली औद्योगिक क्रांति के लिए एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेगी। जैव अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग करना है। माननीय सदस्यगण, भारत के छोटे व्यापारी गांवों से लेकर शहरों तक आर्थिक प्रगति को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरी सरकार छोटे उद्यमियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानती है और उन्हें स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना और ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रों की स्थापना विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। इस तीसरे कार्यकाल के दौरान मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे करोड़ों लघु उद्यमियों को लाभ हुआ है। मेरी सरकार ने ऋण तक पहुंच को आसान बना दिया है, जिससे वित्तीय सेवाओं का लोकतंत्रीकरण हुआ है। आज ऋण, क्रेडिट कार्ड और बीमा जैसी सेवाएं सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। दशकों तक सड़क किनारे सामान बेचकर अपना जीवन यापन करने वाले हमारे भाई बहन औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से वंचित रहे। आज वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसके तहत वे अपने डिजिटल लेन देन रिकॉर्ड के आधार पर अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ONDC की इस पहल ने डिजिटल कॉमर्स को अधिक समावेशी बना दिया है। अब छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन शॉपिंग इकोसिस्टम में विकास के समान अवसर प्राप्त हैं। माननीय सदस्यगण, एक विकसित भारत की ओर यात्रा को गति देने के लिए हमारे शहरों को भविष्य के लिए तैयार करना आवश्यक है। इस दिशा में मेरी सरकार ने शहरी सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्हें ऊर्जा कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही नए शहरों के विकास की नींव रखी जा रही है। मेरी सरकार ने देश भर के शहरों के पास 12 औद्योगिक केंद्र स्थापित करने और 100 औद्योगिक पार्क बनाने के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है। शहरी परिवहन को सुव्यवस्थित करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। दिल्ली, पुणे, ठाणे और बेंगलुरु में मेट्रो परियोजनाएं हाल ही में अहमदाबाद भुज मार्ग पर शुरू की गई। नमो भारत रैपिड रेल सेवाएं विकसित भारत के शहरों को आकार
दे रही है। कुछ ही सप्ताह पहले दिल्ली में रिठाला, नरेला, कुंडली कॉरिडोर पर काम शुरू हुआ, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के प्रमुख खंडों में से एक होगा। मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण दिल्ली में मेट्रो मार्गों का तेजी से विस्तार हो रहा है। 2014 में दिल्ली एनसीआर में कुल मेट्रो नेटवर्क 200 किलोमीटर से कम था। अब यह दोगुने से भी अधिक हो गया है। आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत के मेट्रो नेटवर्क ने 1000 किलोमीटर का मील का पत्थर पार कर लिया है। मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इसके अतिरिक्त देश में 8,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 52,000 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करने का निर्णय सुगम और स्वच्छ शहरी परिवहन प्रदान करेगा। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।